एक नेक जिंदगी। रतन टाटा को याद करते हुए रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग का पर्याय बन गया। उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक दूरदर्शी नेता, एक दयालु समाजसेवी और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे। प्रख्यात टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा का सफर समर्पण, नवाचार और सामाजिक भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का रहा है। उनकी जीवन गाथा दृढ़ता, सत्यनिष्ठा और भारत की क्षमता में गहरी आस्था की शक्ति का प्रमाण है। विनम्र शुरुआत से लेकर भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक का नेतृत्व करने तक रतन टाटा का जीवन इच्छुक उद्यमियों, व्यावसायिक नेताओं और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य सबक प्रदान करता है। ये लेख रतन टाटा के उल्लेखनीय सफर में तल्लीन करता है। उनके प्रारंभिक जीवन, टाटा समूह के शीर्ष पर उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व और उद्योग के एक कप्तान और सामाजिक परिवर्तन के एक योद्धा के रूप में उनकी स्थायी विरासत की पड़ताल करता है। कॉर्पोरेट इंडिया के एक सच्चे प्रतीक रतन टाटा के जीवन और समय का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। टाटा विरासत, औद्योगिक कौशल की एक सदी। रतन टाटा के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें उस विरासत को समझना होगा जो उन्हें विरासत में मिली थी। टाटा समूह, जिसकी स्थापना उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने 19वीं सदी के अंत में की थी, ने भारत की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टील और बिजली से लेकर वस्त्र और आतिथ्य सत्कार तक टाटा समूह के उद्यम राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन गए। जमशेद जी टाटा का दृष्टिकोण व्यवसाय से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनका मानना था कि धन का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए करना चाहिए और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्थाओं की स्थापना की। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व की यह विरासत रतन टाटा के पालन पोषण में गहराई से समाई हुई थी। इसने उनके मूल्यों को आकार दिया और नैतिक आचरण और सामाजिक भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए टाटा समूह को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। टाटा समूह नेतृत्व की लगातार पीढ़ियों के तहत विश्वास, गुणवत्ता और भारतीय लोगों की आकांक्षाओं के साथ गहरे संबंध का पर्याय बन गया। इस समृद्ध इतिहास ने एक ठोस नींव के रूप में काम किया जिस पर रतन टाटा अपनी विरासत का निर्माण करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, एक दूरदर्शी नेता का निर्माण। रतन नवल टाटा का जन्म 1937 में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो भारतीय उद्योग और समाज सेवा में गहराई से जुड़ा था। टाटा परिवार, जो भारत के औद्योगिक परिदृश्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, के पास एक विरासत थी जिसे रतन को विरासत में मिलना और उसका निर्माण करना तय था। उनका बचपन विशेषाधिकार और उथल पुथल दोनों से भरा था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को देखा। इन घटनाओं ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया, उनमें लचीलापन की भावना और अपने देश की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता की गहरी समझ पैदा की। परिवार की संपत्ति के बावजूद रतन टाटा को एक अच्छी परवरिश मिली जिसमें विनम्रता, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रबल भावना पर जोर दिया गया। उनके परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें समाज को वापस देने के महत्व को समझें, एक ऐसा मूल्य जो उनके नेतृत्व दर्शन की आधारशिला बनेगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की, जहां वे एक विविध सांस्कृतिक और शैक्षणिक वातावरण के संपर्क में आए। इस प्रारंभिक शिक्षा ने उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की उनकी इच्छा की नींव रखी। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की, जो उनकी विविध रुचियों और सभी प्रयासों में उत्कृष्टता की उनकी खोज का प्रमाण है। कॉर्नेल में उनका समय केवल शिक्षाविदों के बारे में नहीं था, ये विभिन्न संस्कृतियों को समझने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के बारे में भी था। ये वास्तुशिल्प पृष्ठभूमि बाद में व्यापार के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी, जिसमें संरचना, डिजाइन और विस्तार पर गहरी नजर पर जोर दिया जाएगा। उनके वास्तुशिल्प प्रशिक्षण ने उन्हें योजना, सटीकता और सौंदर्य शास्त्र का महत्व सिखाया, जिसे उन्होंने अपने व्यावसायिक रणनीतियों में सहजता से एकीकृत किया। कॉर्नेल से स्नातक होने के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने व्यावसायिक कौशल को और निखारा और 1975 में MBA की डिग्री हासिल की। हार्वर्ड में उनका समय उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण था। विदेशों में इन प्रारंभिक वर्षों ने उन्हें वैश्विक दृष्टिकोणों से अवगत कराया और उनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं की गहरी समझ पैदा की। वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बैठकों में भाग लेने से
उन्हें ऐसी अंतर्दृष्टि मिली जो बाद में उन्हें टाटा समूह को वैश्विक विस्तार और नवाचार की ओर ले जाने में मदद करेगी। एक नेता के रूप में रतन टाटा के विकास में परामर्श ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मार्गदर्शन टाटा समूह के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों ने किया, जिन्होंने नेतृत्व, नैतिकता और सामुदायिक सेवा के महत्व पर अमूल्य सबक दिए। टाटा समूह में उनके शुरुआती करियर को विभिन्न परियोजनाओं में व्यावहारिक अनुभव से चिह्नित किया गया था, जहां उन्होंने व्यवसाय की पेचीदगियों को जमीनी स्तर से सीखा। यह व्यावहारिक अनुभव नेतृत्व के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण को आकार देने में सहायक था। एक विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के एक युवा लड़के से एक दूरदर्शी नेता तक रतन टाटा की यात्रा कठोर शिक्षा, विविध अनुभवों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का मिश्रण थी। उनकी कहानी शिक्षा की शक्ति, मार्गदर्शन और उत्कृष्टता की अथक खोज का प्रमाण है। चौथा भाग, टाटा समूह में प्रवेश, दुकान के फर्श से लेकर कॉर्नर ऑफिस तक। टाटा समूह में रतन टाटा का प्रवेश तत्काल विशेषाधिकार का नहीं था। शानदार टाटा परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सबसे निचले स्तर से करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी नेतृत्व शैली और दर्शन को आकार दिया। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। समूह के मुख्य कार्यों में पहला अनुभव प्राप्त किया। यह कोई साधारण एंट्री लेवल नौकरी नहीं थी। इसमें फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ काम करना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और स्टील निर्माण की पेचीदगियों को सीखना शामिल था। इस विनम्र शुरुआत ने उनके मन में श्रमिकों के प्रति गहरा सम्मान और औद्योगिक प्रक्रियाओं की पेचीदगियों की समझ पैदा की। यहीं पर उन्होंने कड़ी मेहनत, समर्पण और एक कंपनी की सफलता में हर एक कर्मचारी के महत्व का मूल्य सीखा। टाटा समूह के भीतर उनकी शुरुआती भूमिकाओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण और जमीनी स्तर से सीखने की इच्छा से चिह्नित किया गया था। वह शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरते थे और इस दृष्टिकोण ने उन्हें अपने साथियों और अधीनस्थों का समान रूप से सम्मान दिलाया। वह धीरे धीरे रैंकों पर चढ़ते गए, बढ़ती जिम्मेदारियों को निभाते हुए और अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते रहे। उनकी यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी, लेकिन प्रत्येक बाधा ने केवल उनके संकल्प को मजबूत करने और उनके कौशल को तेज करने का काम किया। 1971 में उन्हें टाटा की एक संघर्षरत सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या NAL का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। यह उनकी नेतृत्व क्षमताओं की एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, क्योंकि NAL गंभीर वित्तीय कठिनाइयों और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही थी। उनके नेतृत्व में NAL में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिससे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने और बदलने की उनकी क्षमता का पता चला। उन्होंने रणनीतिक बदलाव लागू किए, संचालन को सुव्यवस्थित किया और कार्यबल को प्रेरित किया, जिससे कंपनी के लिए उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस सफलता ने 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने टाटा समूह के भीतर उनके उदय को चिह्नित किया। टाटा इंडस्ट्रीज में उनका नेतृत्व एक दूरदर्शी दृष्टिकोण और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषता थी। इस भूमिका में उन्होंने समूह के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना शुरू किया, जिसमें नवाचार, वैश्वीकरण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनका मानना था कि टाटा समूह न केवल व्यापार में अग्रणी हो सकता है, बल्कि समाज में अच्छाई के लिए एक ताकत भी हो सकता है, सकारात्मक बदलाव ला सकता है और दुनिया पर एक सार्थक प्रभाव डाल सकता है। पांचवा भाग, टाटा जहाज को आगे बढ़ाना, विकास और विस्तार को नेविगेट करना। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा का कार्यकाल उल्लेखनीय परिवर्तन का दौर था। इन वर्षों के दौरान उन्होंने कंपनी को न केवल महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तनों के माध्यम से आगे बढ़ाया, बल्कि इसे आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ विकसित वैश्विक बाजार का सामना करने के लिए भी तैयार किया। उन्हें एक ऐसी कंपनी विरासत में मिली जो एक नई उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दबाव से जूझ रही थी। भारत का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था और व्यवसायों को अनुकूलन करना पड़ता था या अप्रचलित होने का जोखिम उठाना पड़ता था।
रतन टाटा ने इसे पहचाना और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए कि टाटा समूह न केवल जीवित रहे बल्कि इस नए वातावरण में आगे बढ़े। निरुत्साहित हुए बिना उन्होंने विकास और विविधीकरण की एक महत्वाकांक्षी रणनीति शुरू की। टाटा समूह को सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और मोटर वाहन निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। यह विविधीकरण केवल नए बाजारों में प्रवेश करने के बारे में नहीं था, यह टाटा समूह की पहचान को फिर से परिभाषित करने और इसे निरंतर विकास और नवाचार के पथ पर स्थापित करने के बारे में था। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, टाटा को अपनी भारतीय जड़ों को बनाए रखते हुए एक वैश्विक ब्रांड बनाना। उनका मानना था कि टाटा समूह अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों को खोए बिना विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यह दृष्टिकोण कंपनी के रणनीतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने में सहायक था कि हर कदम उसके मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो। उन्होंने टेटलिटी, जगुआर लैंड रोवर और अन्य महत्वपूर्ण ब्रांडों सहित रणनीतिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया। ये अधिग्रहण केवल कंपनी के पोर्टफोलियो के विस्तार के बारे में नहीं थे, वे विविध व्यवसायों को एकीकृत करने और तालमेल बनाने के बारे में थे जो दीर्घकालिक विकास को गति देंगे। और कोरस स्टील टाटा समूह के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करते हुए और इसे वास्तव में एक बहुराष्ट्रीय समूह में बदल दिया। ये कदम साहसिक थे और इसके लिए वैश्विक बाजारों की गहरी समझ के साथ साथ जटिल अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं को नेविगेट करने की क्षमता की आवश्यकता थी। ये साहसिक कदम अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थे, लेकिन टाटा ब्रांड की क्षमता में रतन टाटा का अटूट विश्वास और जटिल वार्ताओं को नेविगेट करने की उनकी क्षमता उनकी सफलता में सहायक साबित हुई। उन्हें नियामक बाधाओं से लेकर सांस्कृतिक मतभेदों तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और दृढ़ संकल्प ने कंपनी को आगे बढ़ाया। उनकी नेतृत्व शैली, रणनीतिक सोच, सहानुभूति और भारतीय बाजार की गहरी समझ के दुर्लभ संयोजन की विशेषता थी। वह न केवल एक दूरदर्शी नेता थे बल्कि एक दयालु व्यक्ति भी थे जो हमेशा कर्मचारियों और व्यापक समुदाय पर अपने फैसलों के प्रभाव पर विचार करते थे। उन्होंने अपनी टीम को सशक्त बनाया, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया और टाटा समूह के भीतर गर्व और उद्देश्य की भावना पैदा की। रचनात्मकता और सहयोग को प्रोत्साहित करके उन्होंने सुनिश्चित किया कि कंपनी तकनीकी और व्यावसायिक प्रगति में सबसे आगे रहे। उनके मार्गदर्शन में समूह का राजस्व तेजी से बढ़ा और यह भारत के सबसे मूल्यवान और सम्मानित व्यावसायिक घरानों में से एक के रूप में उभरा। उनकी विरासत न केवल संख्या में है बल्कि टाटा समूह के भीतर उनके द्वारा विकसित किए गए स्थायी मूल्यों और संस्कृति में है, जो भविष्य के नेताओं के अनुसरण के लिए एक मानक स्थापित करती है।